हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों का भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है उद्योग एवं नई आर्थिक नीति। देखिए, स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 तथा 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण बनाए रखा गया, परंतु कालांतर में उद्योगों में अदक्षता के कारण इनके प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की कमी की जरूरत महसूस की जाने लगी। इसके बाद इसमें कुछ इस नियम में ढिलाई भी दी गई और 1991 में लागू नई आर्थिक नीति के तहत निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया, जिसे हम लोग शॉर्ट टर्म में एलपीजी कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। निजीकरण का मतलब क्या होता है? निजीकरण के मतलब होते हैं कि इसके तहत सरकार अपना स्वामित्व कम कर देती है किसी संस्था पे, किसी कंपनी पे, यानी कि अपनी हिस्सेदारी निजी व्यक्तियों को बेच देती है, और जिसे हम लोग विनिवेश कहते हैं। उदारीकरण का मतलब होता है कि इसके तहत सरकारी निरीक्षण और नियंत्रण में कमी आ जाती है। नियमों को सरल और उदार बनाया जाता है। इंस्पेक्टर राज्य की समाप्ति हो जाती है। लाइसेंसिंग की समाप्ति और उसके नियमों में छूट आदि ये सारे उदारीकरण के तहत उठाए जाने वाले कदम होते हैं। वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व के एकीकरण से संबंधित यह अवधारणा है। इसके तहत विश्व के सभी अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ जाती हैं और इनके मध्य वस्तुओं, सेवाओं, संसाधनों, पूंजी आदि का स्वतंत्र प्रवाह होने लगता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को ही एलपीजी पॉलिसी कहा जाता है। इसमें पहला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नई औद्योगिक नीति 1991। देखिए, 24 जुलाई 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति में उद्योगों पर सार्वजनिक नियंत्रण को शिथिल करते हुए अनेक उदारीकृत जो कह सकते हैं कदम उठाए गए। पहला जो कदम उठाया गया वो है औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्ति। जो हमारा 1991 की नई औद्योगिक नीति थी, उसमें जो कदम उठाया गया, पहला औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्ति। 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। बाद में यह 18 से भी कम हो गए और वर्तमान में 4 उद्योग हैं। सिगरेट या तंबाकू उत्पाद उद्योग, खतरनाक रसायन, रक्षा उपकरण और औद्योगिक विस्फोटक, ये 4 उद्योग हैं और इनको छोड़ के लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी। नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए 17 उद्योगों को घटाकर 8 कर दिया गया और इसे और भी कम करते हुए वर्तमान में केवल 2 उद्योग, परमाणु ऊर्जा और रेलवे, इनको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। तो 2 उद्योग याद रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के जो महत्व में कमी आई और इसमें वर्तमान में केवल 2 उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए हैं, वो है परमाणु ऊर्जा और रेलवे। दूसरा है एमआरटीपी, परिसंपत्ति सीमा की समाप्ति। इस नीति में एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों की अधिकतम परिसंपत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया, जिससे वे अधिक निवेश, विलय और अधिग्रहण कर अपनी उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकें। चौथा है, इसके अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना संबंधी नीति में भी सुधार किया गया। 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में उद्योग लगाने के लिए जो अनुमति थी, परमिशन था, इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। उद्योगों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा और शर्तों को उदार बनाने संबंधी अनेक घोषणाएं भी की गई। विदेशी पूंजी के संबंध में वर्ष 1999 में पूर्व के कठोर अधिनियम जो फेरा था, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, इसके स्थान पे किया गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो जो फेरा था फेमा में बदल गया और यह अधिनियम जून 2000 से प्रभावी हुआ।
1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत शेष 2 घोषणाएं के प्रभावी कार्यान्वयन के तौर तरीकों और रोड मैप की स्वीकृति दे दी गई, जिसमें शामिल है, पहला है पैकेज घोषणा में सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाई, जिसे माइक्रो कहते हैं, इसके ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए का टर्न ओवर किया गया। याद रखिएगा, जो सूक्ष्म निर्माण और सेवा इकाई है इनके सीमा को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 1 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए का टर्न ओवर। छोटी इकाई की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्न ओवर कर दिया गया। और इसी तरह मध्यम इकाई के जो सीमा थे इनको बढ़ाकर क्या किया गया, 20 करोड़ रुपए निवेश और 100 करोड़ रुपए की टर्न ओवर। देखिए, उल्लेखनीय है कि यह संशोधन एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 में लागू होने के 14 वर्षों के बाद किया गया है। यह तभी तय किया गया है कि निर्यात के संदर्भ में कारोबार को एमएसएमई इकाइयों की किसी भी श्रेणी के लिए कारोबार की सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वह सूक्ष्म, लघु या माध्यम किसी भी श्रेणी का उद्यम हो। यह व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक और कदम है। और यहाँ पे जो है इस ग्राफ को आप देखिए, जो पुराना निवेश था, जो पुराना टर्नओवर था सूक्ष्म में, आप देख सकते हैं 25 लाख था निवेश और 10 लाख का टर्नओवर। लेकिन नया निवेश में कितना हो गया, बढ़कर 1 करोड़ और 5 करोड़ का टर्नओवर। लघु में जो पुराना निवेश था 5 करोड़ और टर्नओवर था 2 करोड़, वही नई वाले में कितना हो गया, 10 करोड़ का नया निवेश और टर्नओवर जो हो गया 50 करोड़ का। और मध्यम जो उद्यम थे इनमें 10 करोड़ का जो पुराना निवेश था बदल के 20 करोड़ में हो गया, और जो 5 करोड़ का टर्नओवर था नए वाले में 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया। भारत में औद्योगिक वित्त के स्रोत क्या हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में उद्योग अपनी वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आंतरिक संसाधनों, ठीक है, इसके अतिरिक्त संस्थागत स्रोतों से भी करता है। आंतरिक संसाधन, अंश पूंजी, शेयरों के विक्रय, ऋण पत्र और लाभ का पुनर्निवेश। इसके अतिरिक्त संस्थागत स्रोतों से भी करता है। प्रमुख संस्थाएं जो उद्योगों का वित्त पोषण करती हैं निम्नलिखित हैं। पहला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, आईएफसीआई। इसका स्थापना वर्ष जो है 1948 में है। इसका कार्य क्या था, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण देना। दूसरा, औद्योगिक उत्पादन क्षमता में अस्थायी सुधार के लिए ऋण देता है और यह अधिकतम जो है 25 वर्षों तक के लिए ऋण देता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, इसका जो कार्य है, 3 कार्य जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है। दूसरा है भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, आईसीआईसीआई। इसका स्थापना 1955 में हुआ। इसका कार्य है निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का वित्त पोषण, और 2002 से इस संस्था का विलय जो है आईसीआईसीआई बैंक में कर दिया गया। तीसरा है आईडीबीआई यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसका स्थापना 1964 में हुआ था और इसका कार्य है औद्योगिक उद्देश्यों के सभी स्तरों का वित्त पोषण करना। इसके बाद इसमें जो यह जो आईडीबीआई है 2004 से इसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में जो है अधिसूचित कर दिया गया है। और नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक। यह जो है 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कमजोर औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के लिए की गई थी। 1985 में इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में क्या किया गया, रूपांतरित। मार्च 1997 में इसका नाम बदलकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक रखा गया। इसका कार्य है बीमार औद्योगिक इकाइयों का जो है, जो रुग्ण जो औद्योगिक हैं, जो मतलब कि बहुत ज्यादा उनमें वित्त की कमी है, उनको जो है वित्त पोषण करना। नेक्स्ट है हमारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यूटीआई। यह जो है इसका स्थापना नवंबर 1963 में हुआ था। इसका जो मुख्य कार्य था जुलाई 1964 से इसने जो है यूनिट बेचकर बचत एकत्रित करने का जो है कार्य प्रारंभ किया। छोटी बचतों को इकट्ठा कर जो है उसे उद्योगों का वित्त पोषण करना शुरू किया। इसके बाद हमारा है सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक।
1989 में यह अधिनियम के द्वारा जो है स्थापित हुआ। 1990 से कार्यरत जो सिडबी है कार्यरत है 1990 से ही, अप्रैल 1990 से। और इसका कार्य है लघु उद्योगों को वित्त कह सकते हैं वित्त पोषण या वित्त उपलब्ध कराना। भारत में सार्वजनिक उद्यम जिसमें कुछ कंपनियां हैं जो नवरत्न है, महारत्न कंपनियां हैं, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नवरत्न कंपनियां जो है सार्वजनिक क्षेत्र की 9 चुनिंदा कंपनियों का जो है कह सकते हैं कि जो नवरत्न कंपनियां 9 चुनिंदा कंपनियों को अधिक निर्णय में स्वतंत्रता देने के लिए 1997 में इन्हें नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया। और वर्तमान में इनकी संख्या जो है नवरत्न कंपनियों का 14 है। याद रखिएगा। महारत्न कंपनियां, इनके बारे में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कंपनियां जो निम्न मानकों को पूरा करती हैं, महारत्न का इन्हें जो है दर्जा दिया जाता है। तो कौन कौन सा मानक पूरा करना चाहिए? पिछले 3 वर्षों में वार्षिक निव्वल लाभ 5,000 करोड़ हो। महारत्न कंपनियां बनने के लिए इनका जो पहला शर्त है, पिछले 3 वर्षों में वार्षिक निव्वल लाभ कितने करोड़ की? 5,000 करोड़ की। कंपनी का निव्वल जो मूल्य है 15,000 करोड़ रुपए हो। 3 वर्षों में औसत रूप से 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया हो और यह शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। वर्तमान में कुल 10 कंपनियों को जो है महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है। वह 10 कंपनियां कौन कौन से हैं याद रखना है, क्वेश्चन आपको यहां से जरूर पूछे जाएंगे। पहला एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, गेल है, भेल है, सीआईएल है, कोल इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, पीजीसीआईएल है। तो एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, आईओसी, गेल, भेल, सीआईएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, पीजीसीआईएल, ये 10 जो हैं महारत्न कंपनियां हैं, इन्हें महारत्न का दर्जा दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियों को मिनी रत्न का दर्जा भी दिया जाता है। और इसके बाद हमारा कुछ प्रमुख समितियां और उनके कार्य हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस समिति ने मतलब किस समिति को किस कार्य के लिए जो है गठित किया गया था, आपको यह ध्यान रखना है। आप स्थापना वर्ष याद रखें या ना रखें, बट मतलब जिस समिति को जिस कार्य के लिए स्थापित किया गया था वो आपको याद रखना है, उनके कार्यों को याद करना है। जैसे आय वितरण का आकलन करने के लिए किस समिति का जो है गठन किया गया था, तो महालनोबिस समिति का। इनका कार्य था आय वितरण का आकलन करना। कृषि एवं ग्रामीण शाख का कह सकते हैं, इसके लिए जो है खुसरो समिति गठित की गई थी। इसके बाद जो दंतेवाला समिति थी, यह किस कार्य के लिए गठित की गई थी, तो बेरोजगारी अनुमान के लिए। सरकारी आयोग जो है यह किसके लिए यानी किस कार्य के लिए जो है इस समिति को गठित किया गया था, सरकारी आयोग, तो केंद्र राज्य संबंध के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है गोइपोरिया समिति। इस समिति का कार्य क्या था? बैंकिंग सेवा सुधार। गोइपोरिया समिति इंपॉर्टेंट समिति है, बहुत बार क्वेश्चन इससे मतलब इस क्वेश्चन को जो है इस समिति के बारे में जो है पूछा जा चुका है। तो गोइपोरिया समिति जो है बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। नरसिंहम समिति जो है 1991 में स्थापित हुआ था और यह इसका जो कार्य था वित्तीय सुधार करना था। राजा चलया समिति का स्थापना 1991 में किया गया था और इसका जो मुख्य कार्य था कर सुधार करना। जानकी रमन समिति, इसका जो संबंध है प्रतिभूति घोटाला से है। मल्होत्रा समिति का जो संबंध है बीमा सुधार से है। भंडारी समिति का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। और आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा विकास से है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। एस तारापुर समिति 1997 में स्थापित हुई थी और इसका संबंध रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से है। सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध है गरीबी आकलन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आ चुके हैं। सचर समिति जो है 2005 में स्थापित हुआ था। इसका जो कार्य था, इसका जो संबंध था मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार करना। पारिक समिति का जो संबंध है पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली से है। और मालेगाम समिति जो है 2018 में स्थापित हुई थी। इसका संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र में
जो खराब लोन है इनके लिए जो है मालेगान समिति का जो है गठन किया गया था। तो बैंकिंग क्षेत्र में बुरे लोन के लिए। इसके बाद कुछ प्रमुख बोर्ड हैं, इनका आपको लोकेशन याद रखना है, जरूरी है। जो भारतीय कॉफी बोर्ड है वो कहाँ पे आपको बताना है। तो भारतीय कॉफी बोर्ड जो है ये बेंगलुरु में है। भारतीय रबर बोर्ड कोट्टायम में है। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में है। भारतीय तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। भारतीय मसाले बोर्ड कहाँ पे है, कोच्चि में है। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में है। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में है। ठीक है, तो कुछ बोर्ड हैं जिनके लोकेशन आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। और हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में उद्योग और आधारभूत संरचना से स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।